हम्म, आमतौर पर जब हम किसी फिजिकल बीमारी के बारे में सोचते हैं ना, तो चीज़ें कितनी क्लियर होती हैं। यानी किसी की हड्डी टूट गई, एक्सरे निकाला, उसमें एक सफ़ेद लकीर दिखी और डॉक्टर ने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, वहाँ डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बिल्कुल, सब कुछ एकदम साफ और सुलझा हुआ लगता है। पर जब बात हमारे दिमाग, हमारी आदतों और हमारे मूड की आती है, तो ऐसी कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। तो आज हम इन्हीं उलझनों पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। सही बात है, और ये बहुत ज़रूरी चर्चा है। हाँ, हम हेलेन थॉमसन की एक बहुत ही शानदार रिसर्च दिस बुक कुड फिक्स योर लाइफ द साइंस ऑफ सेल्फ हेल्प के सहारे दिमाग की उन ट्रिक्स को डिकोड करेंगे जो असल में हमारी जिंदगी चला रही हैं। और मार्केट में वैसे भी ऐसी हज़ारों किताबें हैं जो सिखाने की कोशिश करती हैं कि बस सोचो और यूनिवर्स सब कुछ दे देगा। वही तो, पर आज हम ऐसी हवा हवाई या मैजिक वाली बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। आज की चर्चा पूरी तरह से ठोस साइंस, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी पर आधारित होगी। यही इस चर्चा का सबसे मज़ेदार हिस्सा है। हमारा दिमाग किस तरह से हमारी खुशी, तनाव, आत्मविश्वास और आदतों को कंट्रोल करता है, उसके पीछे की साइंस अभी भी ज़्यादातर लोगों के लिए एक राज बनी हुई है। और हम उन्हीं वैज्ञानिक तरीकों को समझेंगे जिनसे लोग अपनी मेंटल स्टेट को एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ये जानकारी सुनने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट का काम करेगी। बिल्कुल, एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनेगी इस डीप डाइव से। तो एक बहुत ही अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ अपने दांतों के बीच एक पेंसिल को दबाने से या अपना बिखरा हुआ कमरा साफ करने से दिमागी हालत सच में बदल सकती है? सुनने में किसी सस्ते जादू जैसा लगता है ना, पर इसका जवाब है हाँ। चलिए इसके पीछे के मैकेनिज्म्स को खोलकर देखते हैं। जब भी मेंटल हेल्थ या सेल्फ हेल्प की बात आती है तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है स्ट्रेस, यानी तनाव। हर कोई परेशान दिखता है आजकल। अरे, स्ट्रेस तो जैसे मॉडर्न लाइफ का डिफॉल्ट मोड बन गया है। सही में। तो जब हम किसी चीज से डरते हैं या खतरा महसूस करते हैं तो असल में हमारी खोपड़ी के अंदर चल क्या रहा होता है? इसको ऐसे समझिए कि दिमाग के अंदर एक छोटा सा बादाम के आकार का हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये एक बहुत ही पुराना और फास्ट थ्रेट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम है। अच्छा, मतलब जैसे स्मोक डिटेक्टर होता है। एकदम वैसा ही। जैसे ही इसे खतरा दिखता है, ये बॉडी को तुरंत दो तरह के सिग्नल भेजता है। पहला सिग्नल एड्रेनलिन रिलीज करता है ताकि बॉडी तुरंत एक्शन ले सके। यानी जैसे सामने से गाड़ी आ रही हो तो हम तुरंत कूद कर साइड हो जाते हैं। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा, ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। कॉर्टिसोल बॉडी के डाइजेशन और इम्यून सिस्टम जैसी उन सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए रोक देता है जो उस वक्त जरूरी नहीं है, ताकि बॉडी की सारी एनर्जी सिर्फ उस खतरे से निपटने में लग सके। सही पकड़ा, बिल्कुल यही मैकेनिज्म है। ये तो वही नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। पर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसी सिचुएशन से तुरंत बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग दिन भर परेशान रहते हैं। ये डिफरेंस क्यों आता है? यहाँ पर जेनेटिक्स अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक जीन होता है जो NYP यानी न्यूरोपेप्टाइड Y नाम का केमिकल बनाता है। ये NYP केमिकल हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए एक बायोलॉजिकल ब्रेक की तरह काम करता है। बायोलॉजिकल ब्रेक? मतलब घबराहट को रोकने वाला स्विच। हाँ, स्पेशल फोर्सेस के जवानों पर जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि उनके दिमाग में NPY का लेवल खतरा खत्म होते ही बहुत तेजी से वापस नॉर्मल हो जाता है। उनका दिमाग तुरंत शांत हो जाता है, जिससे उन्हें तनाव से बाहर आने में कम वक्त लगता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। NPY एक तरह का इंटरनल शॉक एब्जॉर्वर हो गया। जिसके पास NPY का लेवल अच्छा है वो जल्दी रिकवर करेगा। बिल्कुल सही समरी है। पर क्या सब कुछ सिर्फ हमारे DNA में लिखा होता है? मतलब बचपन में लोग किस माहौल में पले बढ़े हैं, क्या उसका दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है? इसका सीधा जवाब एक बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टडी से मिलता है। ये स्टडी रोमेनियन अनाथाश्रम यानी ऑर्फनेजेस के बच्चों पर की गई थी। उन बच्चों का शुरुआती जीवन बहुत ही अकेलापन और ट्रॉमा में बीता था। ओह, सुनकर ही काफी बुरा लग रहा है। तो उस ट्रॉमा का उनके दिमाग पर क्या असर हुआ? रिसर्चर्स ने देखा कि जिन बच्चों ने अपने पहले 2 सालों में बहुत ज्यादा ट्रॉमा सहा, उनके दिमाग के ग्रे मैटर में माइलिन नामक एक केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माइलिन ये क्या काम करता है वैसे? माइलिन वैसे तो नर्व फाइबर्स को कवर करने के लिए एक अच्छी इंसुलेशन कोटिंग का काम करता है, पर जब ये दिमाग के ग्रे मैटर में जरूरत से ज्यादा जमा हो जाता है
तो ये दिमागी न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनने ही नहीं देता। अच्छा, तो मतलब दिमाग फिजिकली ब्लॉक हो गया अंदर से। हाँ, और इस फिजिकल ब्लॉकेज की वजह से उनका कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स धीमा या ब्लंटेड हो जाता है। ऐसे बच्चों में आगे चलकर डिप्रेशन और अजीब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का खतरा बहुत ज्यादा देखा गया। अगर स्ट्रेस हमारे दिमाग के कनेक्शंस को इस लेवल पर फिजिकली ब्लॉक कर रहा है तो स्ट्रेस को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देते? हम तो यही सुनते आए हैं ना कि तनाव हमेशा बुरा होता है, इससे दूर रहो। ये एक बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे होमिसिस कहते हैं। होमिसिस, ये नया टर्म लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक हल्की मात्रा का तनाव या माइक्रो स्ट्रेस दिमाग और शरीर के लिए उल्टा फायदेमंद होता है। इसे समझने के लिए चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्हें हल्का सा तनाव देने वाले माहौल में रखा गया। तो नतीजा क्या निकला? चूहों को नुकसान नहीं हुआ। नहीं, उल्टा उनके दिमाग के हिप्पोकैम्पस हिस्से में नए न्यूरॉन्स पैदा होने लगे। और हम जानते हैं कि हिप्पोकैम्पस मेमोरी और सीखने की क्षमता का सेंटर है। चूहों तब तो ठीक है, पर क्या इंसानों में भी हल्का स्ट्रेस फायदा करता है? ये मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल करता है। इसका सबसे हैरान करने वाला एग्जाम्पल उन लोगों से मिलता है जो न्यूक्लियर शिपयार्ड्स में काम करते हैं या जो रेडियोलॉजिस्ट हैं। वेट, रेडियोलॉजिस्ट तो रेडिएशन के आसपास रहते हैं ना? हाँ, ये लोग अपने काम के दौरान लगातार हल्के रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। नॉर्मल लॉजिक कहेगा कि रेडिएशन तो नुकसान करेगा, पर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डेथ रेट आम लोगों से बेहतर देखी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मैकेनिज्म ये है कि हल्का रेडिएशन बॉडी के लिए एक एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है। जब बॉडी के सेल्स इस हल्के तनाव को महसूस करते हैं तो वो आलस में नहीं बैठते। वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स और खासकर सिरतोइन 1 नाम का प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, तो बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। सही पकड़ा। ये प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जो शरीर के नेचुरल रिपेयर सिस्टम को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। तो वो सिर्फ उस हल्के रेडिएशन को ही नहीं ठीक करता, बल्कि बॉडी की बाकी पुरानी टूट-फूट को भी रिपेयर कर देता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। थोड़ा स्ट्रेस असल में शरीर का मैकेनिक है जो रिपेयर काम शुरू करवा देता है। बिल्कुल, होर्मेसिस का यही जादू है। लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। आजकल हमें शेर आने का या हल्के रेडिएशन का स्ट्रेस तो नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी टेंशन होती है कि आगे क्या होगा। हाँ, फ्यूचर को लेकर घबराहट होती है। वही, जैसे क्या अप्रेजल ठीक से होगा, क्या ट्रेन टाइम पे मिलेगी। ये जो अनिश्चितता है या अनसर्टेनिटी है, ये हमारे अंदर इतना डर क्यों पैदा करती है? दिमाग असल में एक प्रिडिक्शन मशीन है। उसको पसंद है भविष्य की क्लियर भविष्यवाणी करना। एक बड़ा ही मशहूर कंप्यूटर गेम एक्सपेरिमेंट हुआ था इसको समझने के लिए। उस गेम में क्या करना था? लोगों को एक स्क्रीन पर पत्थर दिखाए गए और बताया गया कि इनके पीछे सांप छुपे हो सकते हैं। जब लोगों को पक्का पता था कि उन्हें बिजली का झटका लगेगा, तो उनका तनाव कम था। एक सेकंड, झटका लगने का पता था तो तनाव कम था? हाँ, क्योंकि सर्टेनिटी थी। लेकिन जब स्थिति अनिश्चित थी, यानी उन्हें नहीं पता था कि अगले पत्थर पर झटका लगेगा या नहीं, तो उन्हें सबसे ज्यादा तनाव महसूस हुआ। इंसान पक्का झटका बर्दाश्त कर सकता है, पर अनिश्चितता दिमाग को फ्रीज कर देती है। ओ बाप रे, ये तो हम सब रोज फेस करते हैं। तो लोग इस अनसर्टेनिटी से डील कैसे करते हैं? लोग इस डर से बचने के लिए सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाने लगते हैं। ये सेफ्टी बिहेवियर्स क्या चीजें हैं? अगर इसको मॉडर्न लाइफ से जोड़कर देखें तो क्या ये वैसे काम है जैसे ऑफिस में जरूरी ईमेल भेजने के बाद बार बार इनबॉक्स रिफ्रेश करना? हाँ, एग्जैक्टली यही। या फिर घर से बाहर निकलते वक्त गैस स्टोव और डोर लॉक को 10 बार चेक करना। जब आगे क्या होगा इसका डर लगता है, तो हम ऐसे छोटे छोटे एक्शंस करने लगते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसमें बुराई क्या है? एक साइकोलॉजी लैब एक्सपेरिमेंट में लोगों को 1 हफ्ते तक बार बार हाथ धोने जैसा सेफ्टी बिहेवियर अपनाने को कहा गया। हैरानी की बात ये थी कि 1 हफ्ते बाद वो लोग जर्म्स और गंदगी से और ज्यादा डरने लगे, जबकि वो पहले बिल्कुल नॉर्मल थे। रुकिए, इसमें थोड़ा पुशबैक बनता है। ईमेल चेक करना या सफाई रखना या बुरे वक्त के लिए थोड़ी तैयारी करके रखना तो समझदारी हुई ना। अगर लोग डबल चेक कर रहे हैं तो वो स्मार्ट काम कर रहे हैं। इसमें नुकसान कैसा है? नुकसान ये है कि बिना किसी असली खतरे के जब हम लगातार ये सेफ्टी बिहेवियर्स करते रहते हैं, तो दिमाग कभी ये सीख ही नहीं पाता कि अनिश्चितता असल में खतरनाक होती ही नहीं है। अच्छा, मतलब हम दिमाग को फॉल्स अलार्म दे रहे हैं? बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे किसी मच्छर के काटे हुए पर खुजली करना।
एक सेकंड के लिए बहुत राहत मिलती है, दिमाग को लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर एक्चुअली इन्फेक्शन और फैल रहा होता है। तो इस आदत से छुटकारा कैसे पाएं? लोग इस कांस्टेंट लूप में तो फंस जाएंगे। थेरेपी में इसको ठीक करने के लिए कैटास्ट्रोफाइजिंग इंटरव्यू टेक्निक का यूज होता है। इसमें दिमाग की उस व्हाट इफ चेन को तोड़ा जाता है। ये कैटास्ट्रोफाइजिंग इंटरव्यू थोड़ा भारी वर्ड लग रहा है, होता क्या है इसमें? डॉक्टर आपसे पूछेगा कि अगर जॉब चली गई तो क्या होगा। इंसान कहेगा पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर पूछा जाएगा पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। जवाब मिलता है मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा और सड़क पर आ जाऊंगा। तो बेसिकली उस सोच को आखिरी लिमिट तक ले जा रहे हैं। हाँ, ये तब तक पूछा जाता है जब तक सबसे बुरा नतीजा सामने ना आ जाए। फिर इंसान को रियलाइज होता है कि दिमाग एक छोटी सी अनसर्टेनिटी को कितना बड़ा खतरा बनाकर दिखा रहा था। तब वो सेफ्टी बिहेवियर्स छोड़ने में आसानी महसूस करता है। हमने स्ट्रेस को समझा और अनसर्टेनिटी को हैंडल करना सीखा। अब बात करते हैं कि इस शांत दिमाग में खुशी कैसे लाई जाए। हाँ, हैप्पीनेस तो सबका अल्टीमेट गोल होता है। हम अक्सर देखते हैं कि हाँ, नया फ़ोन खरीदा या नई गाड़ी ली तो 2-4 दिन बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद वो लाइफ का आम हिस्सा बन जाता है और खुशी वापस उतनी ही हो जाती है। पैसा या लग्जरी हमें लगातार खुशी क्यों नहीं दे पाते? इस फिनोमिना को साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जैसा एक ट्रेडमिल पर हम कितना भी तेजी से दौड़ें, रहते वहीं के वहीं हैं, दिमाग भी वैसा ही करता है। अच्छा, मतलब दिमाग नई चीज़ों का आदी हो जाता है जल्दी। बिल्कुल। जब कोई नई लग्जरी मिलती है तो दिमाग तुरंत अपनी बेसलाइन एडजस्ट कर लेता है। नई चीजें आदत बन जाती हैं और खुशी वापस पुराने लेवल पर आ जाती है। तो सच में दिमाग को खुश करने का क्या तरीका है फिर? उसके लिए हमें एम्बॉडीड कॉग्निशन को समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि दिमाग हमारी भावनाओं को सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के मूवमेंट से समझता है। यहाँ वो पेंसिल वाला उदाहरण आता है जो आपने शुरू में पूछा था। हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मुझे बताइए, अगर मैं उदास हूं और मैं बस एक पेंसिल दांतों के बीच दबा लूं, इस तरह के होठ ना छुएं, तो क्या दिमाग सच में खुश हो जाएगा? ये सीधे तौर पर इम्पॉसिबल लगता है। सुनने में जादू लगता है, पर इसका मैकेनिज्म बहुत साइंटिफिक है। दिमाग और फेशियल मसल्स के बीच एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन यानी मसल से दिमाग तक बात जाती है? हाँ, जब हम पेंसिल को दांतों में दबाते हैं बिना लिप्स टच किए, तो चेहरे की जाइगोमैटिक मेजर मसल ठीक वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है जैसे सच में मुस्कुराते हो। ओ, तो दिमाग उस फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन को रीड करता है। सही कहा। दिमाग हर सेकंड इन मसल से डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। जब वो देखता है कि ये स्पेसिफिक मसल स्ट्रेच हो रही है, तो वो कंक्लूड करता है कि अरे बॉडी मुस्कुरा रही है, इसका मतलब हम खुश हैं, और रिएक्शन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर देता है। यानी दिमाग फिजिकल डेटा को इमोशन में कन्वर्ट कर रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज की असल ताकत हुई। पर अगर हम बड़ी लाइफ चॉइसेस की बात करें, वहां खुशी कैसे काम करती है? आजकल हर चीज में हमें ऑप्शंस चाहिए, फ्री रिटर्न्स, कैंसिलेबल टिकट्स। हमें लगता है ऑप्शंस होंगे तो हम खुश रहेंगे, पर यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हार्वर्ड के रिसर्चर डैनियल गिलबर्ट ने एक फोटोग्राफी एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। क्या था उस एक्सपेरिमेंट में? एक ग्रुप को चुने हुए फोटो को बाद में बदलने का ऑप्शन दिया गया, यानी रिवर्सिबल डिसीजन। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि जो फोटो चुन ली वो फाइनल है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, इरिवर्सिबल डिसीजन। तो रिजल्ट क्या है? जिनके पास ऑप्शन था वो ज्यादा खुश होंगे ना? नहीं, हैरानी की बात यही थी। जिन लोगों के पास फैसला बदलने का ऑप्शन था, वो अपने चुनाव से काफी असंतुष्ट थे, डाउट में थे, और जिनके फैसले बदले नहीं जा सकते थे, उनका दिमाग काफी खुश था। ऐसा क्यों? ऑप्शन होने पर असंतुष्टि क्यों हुई? क्योंकि जब दिमाग देखता है कि अब रास्ता बंद है, तो वो अवेलेबल ऑप्शन के साथ शांति बना लेता है और उसे पसंद करने लगता है। दिमाग उस अनसर्टेनिटी को खत्म कर देता है। मतलब एक तरह से रेस्टोरेंट के उस बड़े से मेन्यू से बेटर है कि एक ऐसी फिक्स थाली मिले जिसमें कोई चेंजेस अलाउड ना हो। दिमाग चुपचाप मजे से खा लेगा। पर एक और पॉइंट है यहाँ। हाँ, पूछिए। दिमाग को तो ऑप्शंस में, ख्यालों में भटकने में बड़ा मजा आता है ना। हम दिन भर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, डे ड्रीम करते हैं। वहां तो हमें खुशी होना चाहिए। ये भी एक मिथ है। एक ट्रैक योर हैप्पीनेस नाम की फोन ऐप के डेटा से इसका बहुत चौंकाने वाला नतीजा निकला था। मैट किलिंग्सवर्थ की स्टडी ने साबित किया कि डे ड्रीमिंग या ख्यालों में खोना असल में इंसान को उदास करता है। वेट, सच में? मुझे लगता था डे ड्रीमिंग से लोग रिलैक्स होते हैं।
डेटा ने क्लियरली दिखाया कि इंसान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब उसका पूरा ध्यान उस काम पर होता है जो वो उस वक्त कर रहा है। यहाँ तक कि अगर वो बर्तन भी धो रहा हो ना, अगर फोकस प्रेजेंट में है तो वो उस इंसान से ज्यादा खुश होगा जो दिमाग से कहीं बीच पर बैठा डे ड्रीम कर रहा है। ओह वाओ, इसीलिए माइंडफुलनेस और प्रेजेंट में रहने की इतनी बात होती है आजकल। बिल्कुल, माइंडफुल मेडिटेशन दिमाग को प्रेजेंट में रहने के लिए ट्रेन करता है, जो हमारे थ्रेट सेंटर एमिगडाला को शांत रखता है। और खुशी का एक और कमाल का फायदा है जो एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया। अच्छा, कौन सा एक्सपेरिमेंट? कुछ लोगों को एक कॉमेडी वीडियो दिखाई गई और फिर उन्हें एक पजल दी गई जिसमें उन्हें एक मोमबत्ती को बोर्ड पर ऐसे लगाना था कि वैक्स जमीन पर ना गिरे। उनके पास बस ड्राइंग पिन्स और माचिस थी। ये तो काफी ट्रिकी पजल लग रही है। हाँ, पर जो लोग खुश थे कॉमेडी वीडियो देखकर, उन्होंने बहुत आसानी से पिन्स के डब्बे को ही कैंडल स्टैंड की तरह यूज कर लिया। खुशी हमारे विजुअल अटेंशन को ब्रॉड करती है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। कमाल है। तो फोकस प्रेजेंट में होना चाहिए और खुशी से क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन खुशी सिर्फ दिमाग के अंदर चलने वाले ख्यालों तक सीमित नहीं लगती। हमारा आसपास का माहौल भी तो असर डालता होगा, जैसे रोशनी वगैरह। बिल्कुल, रोशनी का हमारे दिमाग पर डायरेक्ट बायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अंदर किसी आम ऑफिस या घर में लाइट इंटेंसिटी आमतौर पर 200 लक्स के करीब होती है, पर बाहर बादल वाले दिन भी ये 10 गुना ज्यादा होती है। बिल्कुल। और धूप वाले दिन तो ये 500 गुना तक ज्यादा होती है। ये तेज रोशनी हमारी आंखों के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजती है, सर्केडियन रिदम्स को रीसेट करती है और डिप्रेशन से फाइट करने में मदद करती है। तभी बाहर निकलकर फ्रेश लगता है। हाँ, यूके के शेटलैंड आइलैंड्स में डॉक्टर्स लिटरली मरीजों को दवाइयों के साथ समुद्री पक्षियों को देखने या बादलों को देखने का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि नेचर दिमाग को हील करती है। नेचर का लॉजिक ठीक है, पर जो घर के अंदर हमारा पर्सनल एनवायरनमेंट होता है उसका क्या? जैसे अगर मेरा कमरा बिखरा हुआ हो, मेसी हो, तो मुझे इरिटेशन होती है। इसका कोई एक्चुअल फिजिकल रीजन है? इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रूफ है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन महिलाओं के घर बिखरे हुए थे, उनका कॉर्टिसोल लेवल बिल्कुल फ्लैट पाया गया था। फ्लैट कॉर्टिसोल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल हेल्दी लोगों में कॉर्टिसोल दिन के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, पर फ्लैट कॉर्टिसोल बुरे स्वास्थ्य और क्रॉनिक उदासी की निशानी है। बिखरा हुआ घर दिमाग को कंटिन्यूअसली सिग्नल देता रहता है कि टास्क अभी खत्म नहीं हुआ है। ओह, तो वो बैकग्राउंड स्ट्रेस बनाता रहता है। इसीलिए मैरी कोंडो जैसी सफाई की टेक्निक्स इतनी पॉपुलर हैं। सही पकड़ा। जब लोग छोटी सी भी सफाई करते हैं, जैसे सिर्फ एक ड्रॉअर ठीक करना, तो दिमाग को एक छोटा टारगेट पूरा होने का सिग्नल मिलता है। इससे दिमाग में डोपामीन का एक झटका निकलता है, जो इंस्टेंटली अच्छा महसूस करवाता है। तो कमरा साफ कर लिया, बाहर की रोशनी ले ली, लेकिन हमारे शरीर के अंदर का माहौल? आजकल मैं बहुत सुनता हूं कि हमारा गट यानी पेट हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरी तरह सच है। हमारे पेट और दिमाग के बीच एक लिटरल केबल जुड़ी हुई है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये एक 2-वे सुपर हाईवे की तरह काम करती है। पेट से दिमाग तक केबल? तो पेट के बैक्टीरिया टेंशन कैसे कम करते हैं? पेट में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस रैमनोसोस। ये बैक्टीरिया जब पेट में प्रोसेस करता है, तो ये वेगस नर्व के जरिए सीधा दिमाग के गाबा रिसेप्टर्स पर असर डालता है। और ये गाबा रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये दिमाग के वो स्विच हैं जो घबराहट और एंजाइटी को इंस्टेंटली कम करते हैं। और मज़ा तब है जब आप समझते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्रो कैसे करते हैं। साइंस कहती है कि हर हफ्ते कम से कम 30 अलग-अलग तरह के पौधे, बीज, नट्स और सब्जियां खानी चाहिए, ताकि इन गट बैक्टीरिया को जिंदा रखने वाली खाद मिल सके। लेकिन थोड़ा रुकिए यहाँ। ये तो वैसा हो गया जैसे मैं पेट के अंदर एक बगीचा लगा रहा हूँ और रोज 30 बीज डाल रहा हूँ। पर आजकल सुपरमार्केट में एक शॉर्टकट भी तो मिलता है, वो महंगी प्रोबायोटिक ड्रिंक्स। उन्हें पी लें तो काम हो जाएगा ना? ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा ट्रैप है एक्चुअली। सच्चाई ये है कि इनमें से ज्यादातर बाजारू ड्रिंक्स में मौजूद बैक्टीरिया बॉटल में ही शेल्फ पर पड़े पड़े मर जाते हैं। अरे सच में? फिर तो उनके अरबों गुड बैक्टीरिया के दावे बेकार हैं। ज्ञान फैक्ट्री मेड बैक्टीरिया अंदर डालने में नहीं है, बल्कि अपने गट में नेचुरली मौजूद बैक्टीरिया को प्लांट फाइबर खिलाने में है। तो शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं है, सब्जियां खानी ही पड़ेंगी। खैर, अगर हम अपना खाना ठीक कर लें, पेट खुश हो, कमरा साफ हो, तो एक शांत दिमाग जब दुनिया को फेस करता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? शायद कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन सवाल वही है, क्या कॉन्फिडेंस दिमाग में हार्डवायर्ड होता है या इसे ऑन डिमांड पैदा किया जा सकता है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मुझे तो लगता था कि लोग या तो कॉन्फिडेंस पैदा होते हैं या नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल हार्डवायर्ड नहीं है। किताब की लेखिका हेलेन थॉम्सन की अपनी कहानी इसका बड़ा सॉलिड प्रूफ है। उन्हें एक सोहो के ऑफिस में फेक लाइव रेडियो इंटरव्यू में टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ क्या हुआ उनके साथ? वहां उन्हें अचानक इतनी घबराहट हुई कि लाइव माइक पर उनकी बोलती बंद हो गई। वो स्टटर करने लगीं और पैनिक में अपनी ही बुक का नाम भूल गईं। बाप रे, ये तो सच में नाइटमेयर सिचुएशन है किसी भी ऑथर के लिए। है ना? पर उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक्स पर ट्रेनिंग ली। कुछ ही वक्त बाद उन्हें असल लाइफ में BBC ब्रेकफास्ट जैसा बड़ा लाइव शो करना था। हालांकि लिफ्ट में डर के मारे उन्हें उल्टी आ गई, पर जब वो कैमरा के सामने बैठी तो उन्होंने वो शो बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर किया। वाओ, लिफ्ट में वॉमिट करके फिर स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंस, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था? हमारे दिमाग के ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो आंखों के ठीक ऊपर होता है, कॉन्फिडेंस न्यूरॉन्स होते हैं। ये कैलकुलेट करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा, और इन्हें एक्सटर्नल इनपुट से बदला जा सकता है। एक्सटर्नल इनपुट्स जैसे कि म्यूजिक। स्टडीज दिखाती हैं कि किसी इवेंट से पहले हेवी बेस और हाई एनर्जी बीट वाला म्यूजिक सुनने से हमारे आत्मविश्वास और रिस्क लेने की क्षमता में मेजरेबल बढ़ोतरी होती है। म्यूजिक लिटरली उस ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्राइम कर देता है। पर एक सेकंड, हाई एनर्जी म्यूजिक सुनना और कॉन्फिडेंस आ जाना, क्या ये सिर्फ फेक इट टिल यू मेक इट वाला चक्कर नहीं है? अगर मैं बस म्यूजिक सुनकर चला जाऊं तो मैं दिमाग को बेवकूफ बना रहा हूं ना? असल में दिमाग को सच्चाई क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता। दिमाग के लिए रियलिटी वही है जो बॉडी के फिजिकल सेंसर्स उसे बता रहे हैं। जब हाई बेस म्यूजिक से हार्ट रेट एनर्जाइज होती है तो बॉडी दिमाग को सिग्नल भेजती है कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा, तो दिमाग फेक और रियल में फर्क नहीं दिखता फिजिकल सिग्नल के आगे? होता, ये फिजिकली और न्यूरोलॉजिकली एकदम असली आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। क्या बात है, पूरी न्यूरोलॉजी को ही अपने फायदे के लिए हैक कर लिया। तो चलिए आज इस बहुत ही गहरे और इंसाइटफुल डीप डाइव को समेटते हैं। हमने देखा कि हर तनाव बुरा नहीं होता, हल्का तनाव बॉडी की मेंटेनेंस टीम को एक्टिव करता है। हाँ, और अनसर्टेनिटी से भागने की बजाय उसका सामना करना जरूरी है। बिल्कुल, हमारी खुशी उन चीजों में नहीं है जो हम बदल सकते हैं, बल्कि उन इर्रिवर्सिबल फैसलों में और प्रेजेंट मोमेंट में टिकी है। और आखिर में हमारा पेट का बैक्टीरिया, घर की सफाई और कानों में बजने वाला म्यूजिक, ये सब हमारे कॉन्फिडेंस की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। एकदम सही समरी है। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस सब को सुनकर एक बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाला ख्याल आता है किसी के भी दिमाग में। कैसा ख्याल? सोचिए, अगर हमारा तनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे डीएनए में कौन से NPY जीन्स एक्टिव हैं, अगर खुशी इस बात पर टिकी है कि पेट का बैक्टीरिया वेगस नर्व से क्या बात कर रहा है, और अगर आत्मविश्वास कमरे की रोशनी या हेडफोन की म्यूजिक से बदल जाता है, तो आखिर ये हम असल में कौन हैं? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारा व्यक्तित्व और मर्जी हमारी अपनी है, या हम सिर्फ अनगिनत केमिकल रिएक्शंस और गट माइक्रोब्स द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल मशीन है जो आजाद होने का धोखा खा रही है? किसी को भी इस बारे में थोड़ा वक्त निकालकर शांति से सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस अजीब पर गहरे विचार को दिमाग में रखना चाहिए। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरीपुर को सब्सक्राइब करें।